जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेरस पे। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है जिसमें क्लास 9 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 यानी कि जलवायु चल रहा है और जलवायु का ये तीसरा वीडियो है। ठीक, तो जलवायु कुल मिला के 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी, तो ये तीसरा और आखिरी वीडियो है जलवायु का। चलिए शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। मानसून का आगमन एवं वापसी। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है। ठीक, यानी ये व्यापारिक पवनों की तरह लगातार एक दिशा में ही नहीं चलती हैं, ये अपनी दिशा भी बदलती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। यानी कि अगर ये समुद्र के ऊपर से बह रही हैं तो समुद्र के ऊपर नमी है, तो उस नमी को एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके आगे बढ़ती हैं। ये मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच का होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि भारत में मानसून का समय लगभग 100 से 120 दिनों का होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है। तो आप जानते ही हो कि जब भारत में मानसून आता है तो लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है, और ये लगातार कई दिनों तक होने वाली इस मानसूनी बारिश को कहा जाता है मानसून का फटना या मानसून प्रस्फोट। ठीक, तथा इसे मानसून पूर्व बौछार से पृथक किया जा सकता है। अच्छा देखिए, मानसून पूर्व बौछार और मानसून, ये दोनों में अंतर क्या है? तो भारत में मानसून 1 जून को प्रवेश करता है, तो 1 जून से पहले होने वाली जो बारिश होती है उसे मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। ठीक, और उसके बाद जो बारिश होती है जो लगातार कई दिनों तक होती है, ये मानसून की बारिश है। अभी आगे हम मानसून पूर्व वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर में प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बंट जाता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। यानी कि अगर ये भारत का नक्शा है, ये भूमध्य रेखा है, तो दक्षिणी गोलार्ध के हाई प्रेशर के क्षेत्र से हवाएं चली और ये दक्षिण पश्चिम से भारत की ओर इंटर की, तो ये मानसूनी पवन। उसके बाद एक शाखा तो अरब सागर, ये अरब सागर है तो अरब सागर की शाखा, दूसरी शाखा इधर चली जाती है, चूँकि ये बंगाल की खाड़ी है तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो मानसून भारत के आकार की वजह से 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एनसीईआरटी में डेट है उसमें कुछ चेंज मिलेगा। कारण क्या है? पहले जो डेट था, अभी भी एनसीईआरटी में वही डेट है, जो पहले डेट था मानसून के आगमन, मानसून के लौटने और कहाँ किस राज्य में कब पहुँचेगी, उसमें थोड़ा सा अंतर हो गया है। ठीक, तो जो अंतर हुआ है उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि मानसून के आगमन और मानसून के लौटने के बीच में जो डिफरेंस आया उसका मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगा। फिलहाल जो यहाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो मैं आपको बता देता हूँ। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी की शाखा तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ठीक, ऊंचे पर्वतों के कारण मानसूनी पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। अच्छा देखिए, हुआ क्या कि ये भारत का नक्शा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया, और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ये हिमालय पर्वत, इधर पटकोई-बूम, नागा, मणिपुर हिल, मिजो हिल। अब यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा गई है, यहाँ ऊंचे पर्वत है जो कि हवाओं को, मानसूनी हवाओं को पार नहीं करने देते, इतनी ऊंचाई इनकी। तो ये क्या होती, यहाँ से मुड़ जाती हैं गंगा के मैदानों की ओर, यानी पूरब से पश्चिम की ओर। बात क्लियर? मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है।
अरब सागर की शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिलती हैं। बेसिकली प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में दोनों शाखाएं मिल जाती हैं और वहाँ पे घनघोर बारिश हो जाती है कभी कभी। ठीक, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा किस जगह पर आपस में मिलती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती मध्य जून तक। अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिलती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक, देखिए ये डेट चेंज हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस डेट के बारे में अभी बताया हूँ, कोई अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान तक में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। ठीक, मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। यानी जहां मानसून सबसे लेट पहुंचता है वहीं से सबसे पहले लौटना शुरू कर देता है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। यानी मध्य अक्टूबर तक उत्तरी प्रायद्वीपी भारत से ये मानसून हट जाता है, मानसूनी वर्षा उसके उत्तर में नहीं होती। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है और दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। बात क्लियर? तो पूरे भारत से अगर मानसून की वापसी हो जाती है तो दिसंबर के प्रारंभ तक हो जाती, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन उत्तरी पूर्वी भाग से जो तमिलनाडु में बारिश होती है, माना जाता है उस समय भारत में मानसून समाप्त हो चुका है। ठीक, लेकिन यहाँ जो दिया है एनसीईआरटी के हिसाब से हम ये पढ़ते चल रहे हैं। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। सिंपल सी बात है, अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचेगा, अगर भारत में पूछा जाए सबसे पहले मानसूनी वर्षा कहाँ होती है, तो ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले मानसून की वर्षा होती है। ठीक, यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। भाई ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और मानसून इस तरह ऊपर उत्तर की ओर जा रहा है तो वापसी भी तो यहीं से करेगा। तो दक्षिण से उत्तर की ओर मानसून जा रहा, वापसी करेगा तो उत्तर से दक्षिण की ओर करेगा। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। आप देखिए, आप दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक वापसी हो रही है, उस समय तो उत्तर भारत में क्या होगा, सर्दियों का मौसम रहेगा और अच्छी सर्दी पड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये रहा मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। अब बात आती है ऋतुओं की। तो आप जानते हो ऋतुओं के बारे में, तो एक एक करके यहाँ भी देखते हैं हम ऋतु में क्या विशेषताएं एनसीईआरटी बताती है। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। आप देखिए, गर्मी से सर्दी में बहुत बड़ा परिवर्तन, गर्मी में टेम्परेचर 45-50 और सर्दियों में 5-7-10। ठीक, तो बहुत बड़ा अंतर। विशेष करके देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होता है। आंतरिक भागों में इसलिए ज़्यादा परिलक्षित होता है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, लेकिन आंतरिक भागों में महाद्वीपीयता के कारण अधिक प्रभाव दिखाई देता है। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रतिरूप में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु,
कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। बात क्लियर। अब देखते हैं ऋतु में पहली ऋतु शीत ऋतु। देखिए, उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहता है। तो उत्तर भारत में शीत ऋतु का समय क्या होता है? मध्य नवंबर से लेकर फरवरी तक। भारत के उत्तरी भाग में देखिए, वहां हम अभी देखेंगे। यहां एक चीज आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, डेट में मानसून का डेट ये दिया हुआ है, लेकिन डेट में अब अंतर आ गया। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, चाहिए तो आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की साइट पे जाके इस बात को आप देख सकते हो, ठीक। लेकिन एनसीईआरटी में अभी अपडेट नहीं किया गया, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ दिख रहा है ना कि 1 जून को ये मानसून तमिलनाडु में पूरे तमिलनाडु लगभग कवर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 जून में अब पूरा तमिलनाडु कवर नहीं होगा, ये वाला भाग कवर होगा बस, ठीक। यही कहानी 5 जून को जाएगी। 5 जून तक तमिलनाडु में पूरी तरह जाएगा। दूसरी बात, यहां लिखा है 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून का प्रभाव हो जाता है, लेकिन ये डेट बदल गया, अब ये 8 जुलाई हो गया है, ठीक। यानी 8 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून का प्रभाव रहेगा। तीसरी बात, यहां लिखा है 15 जून तक पूरा उत्तर प्रदेश लगभग मानसून के प्रभाव में आ जाता है, लेकिन अब ये डेट पीछे हो गया है और ये 20 जून की डेट है। 15 जून की बजाय 20 जून, यानी 5 दिन लेट। इसके बाद पटना के आसपास के क्षेत्रों में जो मानसून का ये देख रहे हो, ये वाला जो भाग है, ये 10 जून की बजाय ये हो गया है 15 जून, ठीक। तो इस तरह डेट चेंज हुए हैं मानसून के आगमन का। किस क्षेत्र में कब पहुंचेगा वो डेट चेंज हुआ है। तो मैं अगली एक अलग वीडियो बनाऊंगा मानसून के डेट में चेंज का, ठीक। तो हम भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। आपने अनुभव किया होगा अगर आप उत्तर भारत के हो तो। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ोगे आप तो घटता जाएगा। एक तो दक्षिण की ओर समुद्र तटीय प्रभाव होता है, दूसरा भूमध्य रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ टेम्परेचर दक्षिण भारत की ओर कुछ ज़्यादा प्राप्त होता है उत्तर भारत की तुलना में, ठीक। इसलिए जैसे जैसे हम दक्षिण भारत से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो सर्दियों के समय तापमान घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदानों में यह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, यानी 10 डिग्री का अंतर हो गया लगभग। दिन गर्म, रातें ठंडी होती हैं। रात में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है सर्दियों के समय। इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौने प्रवाहित होती हैं, ठीक। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। अब आप जरा देखो, अगर उत्तरी पूर्वी पौने व्यापारिक पौने प्रवाहित हो रही हैं तो ये ऐसे जा रही हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौने, ठीक, ऐसे जा रही हैं फेरल के नियम को फॉलो करते हुए। तो जब ये स्थल से जाएंगी तो इनको नमी तो मिलेगी नहीं, और नमी नहीं मिलेगी तो ये शुष्क रहेंगी, और शुष्क रहेंगी तो बारिश नहीं कर पाएंगी। इन पौनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पौने समुद्र स्थल से बहती हैं, ठीक। अब देखिए, इस बात को भी मैं समझाता हूँ आपको। ये आपके भारत का मैप, देखिए, जब ये पौने स्थल से वापस आ रही हैं तो ये वापस आ रही हैं, यानी वापस आने मतलब उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौने चल रही हैं। जो नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं पौने, उत्तरी व्यापारिक पौने आ रही हैं, वो इस भाग में बंगाल की खाड़ी से गुजर रही हैं, और जब बंगाल की खाड़ी से गुजर रही हैं तो इनमें नमी की मात्रा आ जा रही है,
और नमी जब आ जा रही है और ये जब पौने तमिलनाडु के भाग में कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो बारिश करती हैं, और यही पौने पहुंच जाती हैं यदि केरल में, तो केरल में भी बारिश करती हैं इधर से जाके। ठीक, तो इन पौनों से तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती। यहाँ केवल तमिलनाडु दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तीनों में ही बारिश होती है। ठीक, देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। सिंपल सी बात है, जब मौसम सर्दियों का होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो कहीं से भी कोई हवा आएगी, ठंडी होकर नीचे बैठेगी, और ठंडी होकर जब नीचे बैठेगी तो उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र में बाहर की ओर प्रवाहित होती है। आप सिंपल सी बात समझो, अगर कोई पवन आ रही है ठंडी होकर जब नीचे बैठ रही है तो यहीं बैठी थोड़ी रहेगी, ये चारों ओर क्या होगी, प्रवाहित होगी। ठीक, नीचे बैठेगी और प्रवाहित होगी। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। ठीक, उत्तर तथा उत्तर पश्चिम से बहती, यानी पश्चिम की ओर से बहती है और गंगा नदी घाटी में प्रवाहित होती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ होता है, तापमान तथा आर्द्रता कम होती है, पौने शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। बात क्लियर। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर प्रवाह विशेष लक्षण है। यानी शीत ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भाग या उत्तरी पश्चिमी भाग से, उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी भाग से चक्रवाती विक्षोभ भारत की ओर आता है। यह कम दाब प्रणाली वाला भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। ठीक, तो भूमध्य सागर, आप अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में देखोगे तो आपको एक जलीय भाग मिलेगा जिसका नाम है भूमध्य सागर, और ये चक्रवाती प्रवाह जो बनता है भूमध्य सागर के ऊपर के आसपास के क्षेत्रों में बनता है, कुछ पश्चिमी एशिया के एरिया में बनता है, वो चलता है। खासकर भूमध्य सागर वाला जब प्रवाह भारत की ओर आता है तो नमी उनके साथ रहती है, और वो जब नमी भारत में पहुंचती है तो भारत में वर्षा करती है। सर्दियों के समय हल्की वर्षा होती है जो गेहूं की फसल के लिए अति अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। किस चीज़ के लिए आवश्यकता होती है? फसल के लिए। अगर बारिश होगी तो गेहूं की फसल की हल्की बारिश चाहिए गेहूं की फसल में, तो अच्छी होती है। यदि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर मावट कहते हैं, तो शीतकाल में खास करके राजस्थान वाले एरिए में शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है, कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और रबी की फसल गेहूं, सरसों, आप जानते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ पर तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। एक दो कारण आप समझिए कि भूमध्य रेखा के पास होने के कारण और दूसरा समुद्री प्रभाव होने के कारण सुदूर दक्षिण क्षेत्र में सर्दी का मौसम नहीं के बराबर होता है। ठीक, टेम्परेचर थोड़ा बेशक कम होता है, लेकिन उत्तर भारत की तरह सर्दी नहीं पड़ती वहाँ पे। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रीष्म ऋतु पे। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर 21 मार्च को, कर्क रेखा पर 21 जून को, 23 सितंबर को दोबारा विषुवत रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी चमकती हैं। तो जब 21 मार्च से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर पहुंच जाएंगी सूरज की किरणें सीधी पड़ने के लिए, और जब सीधी पड़ेंगी तो तापमान अधिक होगा। तो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है, यानी तापमान का जो बेल्ट होता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर आ जाता है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक, ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर
मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है कि कहाँ तापमान अधिक है। आपको अनुमान लग जाएगा कि ताप की पट्टी जो टेम्परेचर बेल्ट है वो कहाँ पर है। ठीक, मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। मार्च में ही दक्कन के पठार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, यानी उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, यानी 45-50 डिग्री सेल्सियस नहीं जा पाता। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। सिंपल सी बात है, जब तापमान में वृद्धि होगी, तापमान बढ़ेगा तो हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में आपको। मई के अंत में उत्तर पश्चिम थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर के पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। सिंपल सी बात है, आप थार के मरुस्थल से लेके पटना और छोटा नागपुर के क्षेत्र में लो प्रेशर का बेल्ट बनता है। अब जब लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा तो उस लो प्रेशर के बेल्ट की ओर, लो प्रेशर के क्षेत्र की ओर, निम्न वायु दाब के पट्टी की ओर अगल बगल की हवाएं आकर्षित होंगी और वहां पहुंचना चाहेंगी। तो ये परिसंचरण होता है इस निम्न वायु दाब के पेटी या गर्त के पास में। आगे देखते हैं। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। तो लू कैसी पवन है, धूल भरी और शुष्क पवन है। दूसरा, जो दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं, कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक हो सकता है। आपको पता है कि लोगों को लू लग जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। ठीक, उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां चलती हैं, यही लू है। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा लेके आती हैं, इसलिए आराम पहुंचाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसे संवहनी वर्षा कहते हैं। संवहनी वर्षा के बारे में हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है तो संवहनी वर्षा होती है। तो यहाँ संवहनी वर्षा हो जाती है। इसके साथ ही प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। ठीक, बेसिकली होता क्या था, पश्चिमी बंगाल में तटों के किनारे छप्पर के घर हुआ करते थे और छप्पर के घरों में या झोपड़ियों में जब तेज हवा चलती थी तो ऊपर का छत उड़ जाता था और बारिश होती तो घर में पानी भर जाता था। इसलिए काल मतलब प्रॉब्लम, और बैसाख महीने में ये प्रॉब्लम आई, इसलिए इसे कहा गया काल बैसाखी। ठीक, चलिए, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। तो देखिए, अभी मैं बात किया था मानसून पूर्व वर्षा की, तो चाहे वो काल बैसाखी हो चाहे वो आम्र वृष्टि हो, कर्नाटक और केरल में जिसे आप आम्र वृष्टि कह रहे हो, उसी प्रकार की वर्षा को पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं, जो मानसून के आने से पहले बारिश करते हैं। ठीक, तो ये मानसून पूर्व वर्षा है। आप देखिए, मई के महीने की बात हो रही थी, मई के महीने में तो मानसून हमारे देश में आता नहीं है, तो ये क्या है, प्री मानसून रेनफॉल है, मानसून पूर्व वर्षा है। ठीक, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक, केरल और वेस्ट बंगाल में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को किस नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं, कर्नाटक का केरला में आम्र वृष्टि कहा जाता है, आम्र वर्षा कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने के कारण आम बड़े हो जाते हैं और जब बारिश होती है तो वो आम पक जाते हैं। पूरे उत्तर भारत में कहीं आम नहीं है, ठीक, और यहाँ पके हुए आम हैं केरल में, कर्नाटका में। तो
इस आम की डिमांड बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाता है और पूरे भारत में ये बिकता है। इसलिए इस वर्षा को, चूंकि इस वर्षा के कारण ही ये आम पक गए हैं, इसलिए इस वर्षा को क्या कह देते हैं, आम्रवृष्टि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। सिंपल सी बात है, जब तापमान अधिक होगा तो निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, और जितना ही अधिक निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, समुद्र के उच्च वायु दाब से हवाएं इधर आएंगी। यह दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने दक्षिणी समुद्रों से के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। चूंकि ये पवने गर्म महासागर के ऊपर से गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवने तीव्र होती हैं तथा 30 किमी प्रति घंटे की औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवने देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। भाई देखिए स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलती है, इसलिए पहुंच जाती हैं। अब इस जो पैरा पढ़ा हूं इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखिए बेसिकली हुआ क्या कि ये हमारा भारत, ठीक, ये है भूमध्य रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में हाई प्रेशर का जोन बना। यहां थार के मरुस्थल, तिब्बत के पठार पर लो प्रेशर का जोन बना। यहां है हाई प्रेशर और ये है लो प्रेशर। तो इस हाई प्रेशर उच्च वायु दाब की हवाएं लो प्रेशर की ओर आकर्षित होती हैं। अब चूंकि ये भूमध्य रेखा है तो ये दक्षिणी गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध में जब चलेंगी तो फेरल का नियम क्या कहता है कि कोई भी चीज दक्षिणी गोलार्ध में स्वतंत्र रूप से अगर मूव करती है, गति करती है, तो अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। तो यहां से अगर पवन चली तो अपने बाईं ओर विक्षेपित हुई, लेकिन जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करेगी, फेरल का नियम कहता है भाई भूमध्य रेखा में अपनी दाहिनी ओर मुड़ेगी, तो वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अब ये जब दाहिनी ओर मुड़ती है, इस जगह से बहती है ऊपर से, इसके ऊपर से पवन, तो चूंकि ये गर्म महासागर है और गर्म महासागर होने के कारण इसके वायुमंडल में नमी होती है, पर्याप्त मात्रा में नमी होती है, और इन नमी को लेके ये हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और अच्छी बारिश करती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। ठीक, पूरा पैरा पढ़ता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून का गर्त अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं और जान माल की भारी क्षति होती है। अब इस बात को जरा समझे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बेसिकली होता क्या है, ये हमारा भारत और यहाँ गर्त बन गया निम्न वायुदाब का। ठीक, निम्न वायुदाब का गर्त यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना। अब इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर समुद्र से आने वाली पवनें अट्रैक्ट होंगी। ठीक, अब अगर यहाँ रहेगा तो जिधर से पवन आएंगी वहां तो बारिश हो जाएगी, इधर की ओर अट्रैक्ट होंगी। लेकिन अगर ये और उत्तर की ओर खिसक गया तो यहाँ हवाएं पहुंचेंगी और इस एरिया में बारिश करेंगी। जब ये दक्षिण की ओर आएंगी यानी उत्तर के मैदान की ओर आएंगी तो उत्तर के मैदान में अधिक बारिश होगी, और यही गर्त जब हिमालय की ओर चला जाएगा तो हिमालय में अच्छी बारिश होगी। तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं मानसून के समय में बारिश का और वर्षा के अंतराल का। ठीक, तो जैसे ही ये हिमालय की ओर जाएंगी मैदानी क्षेत्रों में बारिश
नहीं होगी और वर्षा में विराम लग जाएगा। और जैसे ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाएंगी तो हिमालय के क्षेत्र में बारिश नहीं होगी, हिमालय के क्षेत्र में वर्षा का विराम लग जाएगा, उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। सेम चीज वही है जो अभी बताया हूं मैं आपको, लो प्रेशर बेल्ट। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। सिंपल सी बात है, जब ये गर्त ऊपर नीचे होगा तो किसी को पहले से पता नहीं रहेगा कि गर्त कहाँ मूव कर रहा है, क्या हो रहा है, तो ये मानसून अनिश्चित हो जाता है उस क्षेत्र के लिए। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। सिंपल सी बात है, जब ये जो बारिश कराने के लिए लो प्रेशर का जोन है जो अपनी ओर हवाओं को अट्रैक्ट करता है, वो जहाँ रहेगा वहाँ बारिश होगी और जहाँ वो नहीं रहेगा वहाँ बारिश की मात्रा कम होगी। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। सिंपल सी बात है, जहाँ बारिश नहीं होगी या कहीं लंबे समय तक बारिश हो रही है, बाढ़ आ जा रहा है तो भी खेती खराब, और कहीं सूखा बारिश नहीं हो रही है तो भी खेती खराब। तो किसानों को ये क्या करती है, अव्यवस्थित कर देती है। अब आते हैं मानसून की वापसी। देखिए मानसून की वापसी तो अपने पुराने समय पे हो रहा है, लेकिन जगह जगह पे बदलने का, जगह जगह पे उसके हटने का डेट अलग अलग हो गया है। तो इसके बारे में मैं पहले ही बताया हूँ कि जो मानसून के आगमन और वापसी की तिथियां बदली हैं उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है, ठीक, क्योंकि वहां उच्च वायु दाब विकसित होता है और सूर्य दक्षिणायन की ओर होने लगता है, सूर्य दक्षिणायन जाने लगता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है, जो कि उत्तर भारत में जब निम्न वायु दाब था, जो सूर्य के वहां होने की वजह से जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर धीरे धीरे सीधी चमकती हैं, तो उत्तर भारत में तापमान पर्याप्त नहीं मिलता है, इसलिए वहां पर उच्च वायु दाब धीरे धीरे विकसित होने लगता है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पौने उत्तर के मैदान से हट जाती हैं, ठीक, यानी मानसून की वापसी हो जाती है उत्तर के मैदान से अक्टूबर के प्रारंभ में। अब देखिए, अब लौटते हुए मानसून से क्या उत्तर भारत में बारिश हो पाएगी? कैसे होगी? देखिए, नहीं हो पाएगी। अब ये मानसूनी पौने वापस लौट रही हैं, ऐसे लौट रही हैं, ठीक, फेरल के नियम को फॉलो करते हुए। अब देखिए, ये स्थलीय भागों से जा रही हैं तो क्या इसमें नमी होगी, बारिश करने की क्षमता होगी? नहीं होगी। इसलिए लौटते हुए मानसून से कम मध्य भारत में तो बारिश नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन होने का काल होता है। अक्टूबर नवंबर का महीना क्या होता है? देखिए, न बहुत अधिक गर्मी होती, न बहुत अधिक सर्दी होती है, इसलिए गर्मी से हम सर्दी की ओर जाते हैं। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ, तापमान में वृद्धि हो जाती है। अब कहोगे भाई अब तो सर्दी की ओर आ रहा है तो तापमान में वृद्धि कैसे हो जाती है? चूँकि मौसम साफ होता है, बादल नहीं होते, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, इसलिए तापमान अधिक हो जाता है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र है, ध्यान रखिएगा, चूँकि बारिश हुई है इसलिए जमीन में नमी है। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहाय हो जाता है। ठीक, होता क्या है, जब सूरज की किरणें धरती पे पड़ रही हैं, चूंकि जमीन पे नमी है तो वो नमी वाष्प बन के ऊपर उठती है और उमस होने लगती है। और आप जानते हो उमस के समय आप परेशान हो जाते हो, पसीने ज़्यादा आते हैं आपको, ठीक। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं अक्टूबर हीट, ठीक।
क्वार की उमस या अक्टूबर हीट के नाम से इसे जाना जाता है। एकदम बादल वापस चले गए हैं, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, चूंकि ज़मीन नम है तो नमी वाष्प बन के बाहर आती है और हम लोगों को परेशान कर देती है। इसे कहा जाता है अक्टूबर हीट या क्वार की उमस। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। अब एक चीज़ देखिए, मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ 1100 से लेकर 1300 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। और आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि गारो, खासी, जयंतियाँ, ये 3 पहाड़ियाँ हैं। जब यहाँ पे बंगाली खाड़ी से ये हवाएं यहाँ पहुँचती हैं तो ये पहाड़ियाँ इन हवाओं को रोक लेती हैं, जाने नहीं देती हैं। ये हवाएं वहीं फंस जाती हैं और जम के बारिश करती हैं। ठीक, चलिए इसमें स्टेग्लेमाइट और स्टेग्लेटाइट ये कास्ट स्थलाकृतियाँ हैं। इसके बारे में स्थलाकृतियों के टॉपिक में इस पे डिस्कस किया जाएगा। चलिए, नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। भाई, जहाँ पर तापमान, सूरज की किरणें सीधी पड़ रही होंगी वहाँ पे तापमान अधिक होगा, या उसके आसपास के क्षेत्रों में भी तापमान अधिक होगा और वहाँ निम्न वायु दाब बनेगा। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक भारी वर्षा होती है। तो नवंबर के महीने में आमतौर पे जो चक्रवात आते हैं भूमध्य सागर हिंद महासागर में, खासकर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में और भारत के पूर्वी तट के पास, तो उसका ये कारण बनता है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर इंटेंसिटी, तीव्रता अगर अधिक होगी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तो ये क्या होंगे, विनाशकारी होंगे। चूँकि बंगाल की खाड़ी में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन रहा है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है तो आप जानते हो अगर समुद्र सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, ठीक, तो वहाँ चक्रवात बनने की संभावना होगी। और चूँकि समुद्री इलाका है तो नमी रहेगी, जम के बारिश होंगी, तेज हवाएं चलेंगी, तट की ओर आएंगी और तट पर विनाश मचाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ये चित्र बता रहा है कि कहाँ कितनी बारिश होती है, ठीक, कहाँ 400 सेंटीमीटर बारिश होती है, कहाँ 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये आप मैप में ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये वार्षिक वर्षा है उसी का, ये पेपर की कटिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों की सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेश में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। भाई, अभी बात हुई है कि बंगाल की खाड़ी में नवंबर में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है, तो यहीं पे तो है महानदी, इधर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां हैं। और इसके डेल्टाई क्षेत्रों में जब ये चक्रवात पहुंचते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, विनाश करते हैं। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं और जहां पहुंचेंगे तबाही मचाएंगे अगर चक्रवात की तीव्रता अधिक है, इंटेंसिटी अधिक है। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। यह है तमिलनाडु की ये एरिया जो है, तमिलनाडु के आसपास या समुद्र तटीय मैदान, ये कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो यहाँ पे आमतौर पे जो वर्षा होती है वो चक्रवाती प्रकार की वर्षा होती है। अब देखिए वर्षा का वितरण, जो भी आप चित्र में देखे हो वो यहाँ देखिए। पश्चिमी घाट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, ठीक। तो आप अभी कहोगे कि मासिनराम में तो 1100 से 1300 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो ये पूरे साल की बात बता रहा है, एक सिर्फ वर्षा के समय एक पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं बता रहा। ये कह रहा है कि पश्चिमी तट के भागों और उत्तरी पूर्वी भारत, तो एक बड़े एरिया के बारे में बता रहा है, इसलिए औसत वार्षिक वर्षा बता रहा है 400 सेंटीमीटर, ठीक। किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो
तो यहाँ दो कारण बनते हैं इस एरिया में बारिश कम होने की। पहली तो पूरब से पश्चिम की ओर जब मानसूनी पवनें बढ़ती हैं तो उसमें क्रमशः बारिश करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, एक कारण। दूसरा, इसमें कुछ भाग छाया वृष्टि प्रदेश पड़ जाते हैं। जैसे ये आप समझिए कि ये पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट का ये जो पूर्वी ढाल है ये छाया वृष्टि प्रदेश है, तो इस भाग में बारिश नहीं होगी। जबकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर अच्छी बारिश होगी। तो दो कारण बन जाते हैं बारिश नहीं होने के या बारिश कम नहीं होने मतलब कम होने के, दो कारण बन जाते हैं। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा सामान्य रूप से कम होती है। ठीक, अभी बताया हूँ क्यों कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। तो जहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक कम होगा उधर हिमपात होगा। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ क्षेत्रों में कम बारिश होती है, कुछ क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है। अब गुजरात के क्षेत्रों में जहाँ गिरी की पहाड़ियाँ हैं, अब गिरी की पहाड़ियाँ से हवाएं ऊपर चढ़ेंगी, दूसरी ओर जब उतरेंगी तो बारिश कम करेंगी। यहीं अरावली की बात देख लीजिए, यहाँ भी दो कारण बनता है। जब अरब सागर की शाखा जाती है तो अरब सागर की शाखा के समानांतर हो जाता है अरावली पर्वत। दूसरा, जब बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है तो इसके पूर्वी भाग पर तो बारिश करती है और अरावली का पश्चिमी ढाल जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। तो यहाँ भी दो कारण हो गए बारिश नहीं होने के या कम होने के, नहीं कम होने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। सिंपल सी बात है, हाई प्रेशर लो प्रेशर की इंटेंसिटी में अंतर होगा। इसके अलावा एल नीनो, ला नीना, ठीक, इंडियन ओशन डाइपोल, इनके बारे में पिछली वीडियो में आपको बताया हूँ और एक अलग से भी वीडियो बना दिया हूँ। एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल, इसके बारे में अलग से भी वीडियो बनाया हूँ, एनसीईआरटी से हटके वीडियो बनाया हो। तो चाहो तो आप प्लेलिस्ट में, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके इसे आप देख सकते हो। ठीक, इन सबका प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से कभी कभी बारिश कम होती है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है। ठीक, वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। सिंपल सी बात है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ की ही आशंका बनेगी और जहां बारिश कम होगी, एक तो कम हो रहा है और नहीं के बराबर हुई तो सूखा पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानसून एकता का परिचायक, ये मेंस में सीधे सीधे यूपी पीसीएस या यूपीएससी मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय मानसून एकता का परिचायक है। शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। देखिए, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। साइबेरिया या मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोक लेता है हिमालय। ठीक, इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांश होने के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। अगर ये साइबेरिया से या मध्य एशिया से ठंडी हवाएं आती तो उत्तर भारत में मौसम बहुत ठंडा हो जाता, लेकिन हिमालय एक पिता तुल्य काम करता है और हिमालय भारत के उत्तरी भाग को कठोर ठंड से बचा लेता है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीन ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभुत्व बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा इससे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। आप देखिए, पवन आ रही हैं और जा रही हैं, तो ये काम पूरे उत्तर भारत में होता, पूरे भारत में होता, केवल उत्तर भारत में ही नहीं होता। मानसूनी पवनों का आना और मानसूनी पवनों का लौटना
ये पूरे भारत में होता है। ठीक, वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। देखिए अभी आप देखे हो कि गर्त, निम्न वायुदाब के गर्त बन जाते हैं, वो उत्तर दक्षिण की ओर मूव करते हैं, कभी गंगा के मैदान में आ जाते हैं, कभी हिमालय की ओर चले जाते हैं। ठीक, तो ये अनिश्चितता तो बनी ही रहती है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव और वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। भाई बारिश कैसी हो रही है, जैसी हो रही है उस प्रकार की फसल हो रही है, जिस प्रकार की फसल हो रही है उस हिसाब से हमारा खान पान है, ठीक उसी हिसाब से हमारे पहनावे हैं। तो सब कुछ प्रभावित करता है आपका जलवायु, और भारत क्या है, मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है, इसलिए मानसून सब कुछ प्रभावित कर रहा है। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, चाहे वो केरल हो, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो राजस्थान हो। ठीक, सब इंतजार करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि प्रक्रिया में तेजी लाती हैं, हमें जल प्रदान करती हैं जिससे कृषि प्रक्रिया तेज होती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती है उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जलवायु का टॉपिक हमारा 3 वीडियो के साथ ख़त्म होता है। ठीक, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है एनसीईआरटी का सीरीज तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और मेरी मेहनत सफल हो पाए। ठीक, तो अगले सेशन में चौथा अध्याय तो होगा, 5वें अध्याय के साथ आप लोगों के साथ मैं मिलूंगा। ठीक, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूं। जय हिंद।